बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिसने 100 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। वो सिंधी अदब से लेके पाकिस्तान की तारीख़ हो, मुख्तलिफ़ इलाकाई शायरी, अदब, अफसाना, दुनिया जहान का जो अदब है उसका तर्जमा भी शामिल है। 100 से ज़्यादा किताबें शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो, सच्चल, कंदलाल शाहबाज, सब बुज़ुर्ग हस्तियों पे भी उन्होंने लिखा। उनकी सियासत का जो आगाज़ होता है शागिर्दी के ज़माने में कौम परस्त, सिंध परस्त की सियासत, सिंध परस्ती की सियासत से, फिर शेख मुजीब की पार्टी जो फिर बाद में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, बंगाल बना, उसकी पार्टी अवामी लीग में बड़ा अरसा, उस वक्त भी बड़े और दीगर सिंध के जो अदीब दानिश्वर थे, शेख याद से लेकर रशीद भट्टी और दीगर शख्सियात ने भी उस शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग में शमूलियत की। काजी फैज़ मोहम्मद धामरा नवाब शाह के सियासतदान थे, तो उनके साथ उन्होंने मिलकर बड़ी एक जदोजहद की। फिर उसके बाद सिंध परस्ती, अवामी लीग बंगाल की एक वो सियासत, फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में वज़ीर तहलीम निगरान हुकूमत में हालिया रहे और साथ साथ में यूथ अफेयर भी उनके पास रहा। और कौम परस्ती से लेके पाकिस्तान की सियासत तक का एक सफ़र निगरान वज़ीर तहलीम, और हमेशा तहलीम की बात करते रहे और तहलीम से ही ज़िंदगियाँ संवरने और कौम की तकदीर तब्दील करने की वो बात शुरू से करते आए। और उन्होंने क्या अपने निगरान वफाकी वज़ीर की हैसियत में तहलीम को किस तरह बेहतर किया या ना किया, जब सिंध की तहलीम या पाकिस्तान की तहलीम बेहतर हो सकी ना हो सकी, इस सब पे हम बात करेंगे मदद अली सिंधी साहब से। मदद अली सिंधी साहब 12 अक्टूबर 1952 में अल्लाह बख्श कुरैशी के घर गाड़ी खता हैदराबाद में पैदा हुए, वहीं से तालीम हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी का सफ़र किया और कॉलेज के दौरान उन्होंने जब तालीम पढ़ रहे थे और सियासत में आ गए तो उनको कॉलेज से भी निकाला गया। मदद सिंधी साहब, आपकी मेहरबानी कि आपकी ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र शागिर्दी ज़माने से इस वक्त 73 साल तक भी आप जवान, एक हैंडसम और बड़ी एनर्जिक काम कर रहे हैं मुसलसल स्ट्रगल जदोजहद में। और हमेशा आपने अपना एक रास्ता खुद चुना हुआ है कि ज़िंदगी जदोजहद 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 वो चलती हुई आ रही है। किताबें लिखना, अदब, अफसाना, शायरी, फिर निगरान हुकूमत में अचानक आपका जो ये वज़ीर तहलीम का कलमदान मिला, तो सारी ज़िंदगी के सफ़र को किस तरह देख रहे हैं कि नवाब शाह की जेल में भी, जेल से लेके रेल, हर दुनिया का सफ़र आपने किस तरह देखा? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया आपके प्रोग्राम में। ये तारीख़ की बातें हैं। और सबसे मैं बात बताऊं, आपको अर्ज़ करूं कि मैंने 10-12 किताबें लिखी हैं, बाकी मैंने 100 के करीब किताबें मैंने एडिट की हैं। जो मुझे फ़ख्र है कि कल्चर डिपार्टमेंट में मैंने 7 साल जो काम किया, तो हमने बहुत अच्छी किताबें एडिट की हैं मैंने और शाये की हैं। जैसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शाह लतीफ़ के जो भी रिसाले थे उसकी शायरी के, वो मैंने फिर शाये किए उनको असली सूरत में। जैसे मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि 15 दिसंबर 1900 कराची में जब पहली प्रेस कायम हुई है, तो ताराचंद शौकी राम ने शाह लतीफ़ का रिसाला तरतीब देकर शाये किया। अब तो ज़माना तब्दील हो गया, फैसिलिटीज़, मैंने उनकी सारी फिल्में बनवा कर एज इट इज़ शाये की। 1866 में डॉक्टर ट्रंप ने जर्मनी से शाह का रिसाला शाये करवाया था, वो भी हमने शाये करवाया एज इट इज़। डॉक्टर गुरबख्शानी ने 1900, डॉक्टर गुरबख्शानी जैसा शायर है शाह लतीफ़ को फिर नहीं मिल सकेगा। उनके 3 वॉल्यूम्स थे, वो भी हमने एज इट इज़ शाये किए हैं। अंग्रेज़ी में जो भी शाह साहब पर किताबें लिखी गई हैं वो हम तराजुम भी शाये किए हैं, उनको एज इट इज़ शाये करवाया है। अब मुझे फ़ख्र है कि मैंने हमेशा एक मेहनत कश की तरह ज़िंदगी गुजारी है। कश की तरह बिल्कुल ज़िंदगी गुजारी है, मुसलसल मेहनत की है। मैं, आपने जो बात बताई पॉलिटिक्स की, तो मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की। हैदराबाद उस वक्त सब कौमी सियासत का बैरोमीटर था। कौमी सियासत में बुरा मुराद है कि उस वक्त वन्यूम बना था, सिंध का नाम लेना भी एक गुनाह समझा जाता था। आपके बड़े भाई बड़े बिजनेसमैन भी थे और सिनेमा भी चलाते थे और वो मुख्तलिफ पार्टियों को सपोर्ट भी करते थे, मुमताज़ कुरैशी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा जो मेरे बड़े भाई जो थे वो पॉलिटिकल थिंकर थे और मेरे से बड़े थे। उस वक्त वो कौमी सियासत को बाकायदे पैसे देते थे, उनकी हिम्मत अफजाई करते थे। इसी वजह से हमारा घर जो वो GS सिंध का एक मरकज़ था
अवामी लीग का झंडा, GS उस वक्त तो सिंध मुत्तहदा मास था, GM सैयद की पार्टी, उनके हैदराबाद में फ़कत 2 झंडे लगे हुए थे हमारे घर पर, गाड़ी खाता में, मेन रोड पर। आपने शुरुआत SNF से शुरू किया? SNF से मैंने शुरुआत की, पर हमने SNF से अलग होकर एक कॉम्पर्स ग्रुप बनवाया। फिर GS फेडरेशन का मैं पहला सेक्रेटरी जनरल हुआ, और सेंट्रल कॉलेज। फिर क्या वजह थी कि आपने पाकिस्तान की सियासत, जमहूरी पार्टी बाकी छोड़ के GM सैयद की सियासत और GM सैयद के करीबी साथियों में आए? और आप वो GM सैयद के अंदर साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो सोच रखते थे, मगर आप खामोश वर्क कर रहे और लड़ाई झगड़े में नहीं रहे थे? और क्या 2 अलग फैक्टर भी थे GM सैयद के? करता चलूँ, उस वक्त कोई भी ऐसी क्रिमिनल हमारे पास लोग थे ही नहीं। और वन यूनिट की, क्योंकि आपको बताया कि सिंध की कोई पार्टी तो थी नहीं, ऑल पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी बाद में बनी है 67-8 में, लेकिन कौमी तहरीक सिंध के लिए जो जदोजहद चलाई वो मोहतरम GM सैयद ने चलाई वन यूनिट के ख़िलाफ़। शेख अयाज, रसूल बख्श पलीजो, रशीद भट्टी, राइटर्स ने सिंध के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, और वन यूनिट तोड़वाने में, सिंध की कौमी तहरीक को आगे चलाने में शेख अयाज, मोहतरम GM सैयद, रसूल बख्श पलीजो, रशीद भट्टी, शमशेर हैदरी, ये सारे अदीब आगे आगे थे। हम भी उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। तो मैं इसी वजह से करता चला हूँ कि हमारा वास्ता साईं GM सैयद से इसी वजह से हुआ कि सिंध कौमी तहरीक के हवाले से, और मैं सरगर्म कारकुन भी था। सैयद शाह महमद शाह, इकबाल तरीन, अमानुल्लाह शेख और भी काफ़ी लोग थे। फिर जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं रही तो फिर मैंने जर्नलिज्म में ज्वाइन कर ली, और 1980 से लेकर 2004 तक मैं अखबारात का, मुख्तलिफ अखबारात का चीफ एडिटर रहा हूँ। GM सैयद की सियासत को अब और उस वक्त की सियासत को किस तरह आप देख रहे हैं? शाह साहब एक फ़िलासफ़र भी थे, मुफक्किर भी थे, राइटर भी थे। सिंध की तारीख़ पर उनका बड़ा एहसान है कि कौमी सियासत में सिंध पर उन्होंने जो जदोजहद चलाई, और सिंधी होने, सिंध की तहजीब पर शाह साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि अगले 300-400 साल तक सैयद साहब का नाम हम सिंध की तारीख से नहीं निकाल सकते। शेख अयाज, मोहम्मद इब्राहिम जोयो, मैं नाम लेना भूल गया, ये ऐसे लोग थे, रसूल बख्श पलीजो, इन्होंने सिंध के लिए बड़ी जदोजहद की। क्या वजह थी, आप उनके करीब साथियों में भी रहे, कि पाकिस्तान से अलहदगी की सोच फिर किस तरह के उनके पास आई? क्योंकि वो पाकिस्तान बनाने में, तारीख में, और पहली जो करारदाद पेश की गई पाकिस्तान बनाने की, तो उस वक्त भी GM सैयद शामिल थे। तो आप बड़े अदीब, दानिशर और बड़ी आपकी रिसर्च है, तो वजह क्या थी? अलहदगी तारीख में उनका कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था। फिर बाद में आप देखें कि मुस्लिम लीग जो है सिंध में, उसको सरगर्म करने में मोहतरम GM सैयद का बड़ा हाथ था। मुस्लिम लीग सिंध के प्रेसिडेंट भी थे, और 8 मार्च 1943 को सिंध असम्बली में जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान के हक़ में, वो भी शाह साहब ने, GM सैयद ने पेश किया था। और यहाँ मुस्लिम लीग का आखिरी जो इजलास हुआ था, सालियाना इजलास, वो भी 1943 में हुआ है। उसमें भी GM सैयद साहब ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया था। लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन पर उनके टिकटों पर अख्तलाफात हुए, तो उनकी वजह से उन्होंने फिर वो मुस्लिम लीग से अलहदगी इख्तियार कर ली। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जब कराची को सिंध से अलहदा किया गया, तो फिर एक कौमी तहरीक शुरू हो गई। फिर वन यूनिट के मुखालफत में भी शाह साहब ने बड़ा किरदार अदा किया। 1957 में वेस्ट पाकिस्तान असम्बली से 58 की शुरुआत में रेजोल्यूशन बहाल हुआ है वन यूनिट तोड़ने के हक़ में, लेकिन फिर मार्शल लॉ लग गई और वो बात वहाँ रह गई। शाह साहब को भी नज़रबंद किया गया, काफ़ी वक्त ज़िंदगी का उन्होंने बड़ा अरसा नज़रबंदी में गुजारा। ये बहरहाल एक ट्रेजेडी। कराची को सिंध से अलग किया गया, फिर किस तरह कराची वापस कराची को इन्होंने दारुल सिंध हुकूमत, बस वो उन्होंने कहा कि कराची को पाकिस्तान दारुल हुकूमत कहाँ बनाया जाए, तो सिंध हुकूमत ने कहा कि कराची को बनाया। जब कराची को बनाया तो उन्होंने कहा कि कराची को अलग करते हैं सिंध से। ये बड़ी ट्रेजेडी थी सिंध असम्बली में, बड़ी खौफनाक तकारीर हुई कि भाई कराची को सिंध से अलग मत करो। लेकिन 48 में कराची को अलग किया गया। अब 1955 में फिर 54 में वन यूनिट बना। वन यूनिट में सिंध की सूबाई खुद मुख्तारी भी ख़त्म हो गई। पर 56 से लेकर 70 तक वन यूनिट के ख़िलाफ़ बहुत तहरीक चली है, बहुत बड़ी मूवमेंट चली है, जिसके बाद यहिया खान ने 1 जुलाई को वन यूनिट तोड़ दिया और सिंध की अपनी हैसियत बहाल हो गई। अब देखिए 1970 से लेकर आज तक सिंध असम्बलियाँ बनी हैं, वज़ीर बने हुए हैं। नहीं, पहले तो वेस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान के लिए भी लोगों को जाना पड़ता था लाहौर। ये बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है सिंधी राइटर्स की, मोहतरम GM सैयद की और हमारे सारे राइटर्स की, स्टूडेंट्स की। तलबा बड़ी तादाद में जेलों में गए,
सिंधी उन्होंने जो तलबा की जो तहरीक है जो 4 मार्च 1967 में, ये बहुत तहरीक थी। सिंध की कौमी तहरीक में अदीबों ने, दानिशवरों ने, कौमी कारकुनों ने और स्टूडेंट्स ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन हमारे पास क्योंकि तारीख लिखी नहीं जाती, इसी वजह से काफ़ी चीज़ें हमारी छुपाई जाती है, हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तारीख लिखते रहते हैं। और जब आपने 1970 में एक जरीदा अगते कदम आगे कदम के नाम से आपने एक जरीदा लिखा, तो वो उस पर पाबंदी पड़ गई। तो कौन सा मवाद था कि आपने शागिर्दी ज़माने में एक जरीदा लिखा और पाबंदी लग गई? किस तरह लिखा? जब मैंने मैगजीन निकाली तो उस वक्त मार्शल लॉ नहीं थी, लेकिन यह खान की मार्शल लॉ 69 में लग गई। तो वो पर्चा फिर मार्शल लॉ ने जब ईस्ट पाकिस्तान में एक्शन शुरू हुआ तो वो मैगजीन बंद हो गई। फिर मैंने 72 से लेकर 73 में ये मैगजीन निकाली हैदराबाद से, और बहुत बड़ी अच्छी मैगजीन थी कौमी तहरीक में। मोहतरम GM सैयद के फ़िक्र के लिए हमने काफ़ी काम किया। फिर 75 में वो रिसाला बंद हो गया। आपने एक पंपलेट लिखा जिस पंपलेट की सज़ा पे आपको नवाबशाह के जेल में 1 महीना रहना पड़ा। तो वो क्या वजह थी, क्या पंपलेट में था? क्या वो था कि सिंध के मसाइल कैसे हल किए जाएँ। तो नवाबशाह में केस हुआ था, तो ये है दिसंबर 72 की बात। मसाइल को क्या ये समझा गया कि पाकिस्तान तोड़ने की बात की जा रही है? वो बगावत का केस उन्होंने बना लिया कि ये पाकिस्तान है, उसमें ऐसी बात नहीं थी, उसके सिंध के हुकूक की बात थी। लेकिन वो 1 महीना में उधर था। फिर सजाद अली शाह सेशन जज थे, जो तो बाद में उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान 153 124 ये बगावत का केस था, उसने उन्होंने मेरी जमानत उठाई। और उसके बाद DPR के केस थे, फिर अंडरग्राउंड हो गया। DPR के आपको 13-14 केस आपके मतलब पड़ते रहे, कभी दहशतगर्दी, कभी हथियार, कभी जलाओ, कभी माराधाड़ी। तो सारे केस, आप तो क्रिमिनल नहीं थे, कभी आपने मक्खी नहीं मारी, तो इतने सारे इल्जामात आप पे कैसे लगते? बस वो क्या है कि वो कहते हैं ना, वो सरगना जो होता है वो हमेशा जूते खाता है। तो कोई भी केस होता था, नैब को बंद, नेशनल अवामी पार्टी को पर बंदिश लगी, तभी मेरे घर पे छापा लगा। बदिर हुसैन जैदी मिनिस्टर अगवा हुआ, तभी मेरे घर पे छापा लगा। यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन हुआ, हफीज़ पीरजादे का जो वाक़या हुआ था, तभी मेरे घर पे। पर हमारा घर पुलिस की नज़रों में था। जो भी कोई बड़ा वाक़या होता था यूनिवर्सिटी में, कोई जैसे कोई बदनाम चोर होता है तो सारी पुलिस उसके पास होती है। जैसे ही पॉलिटिकल वर्कर कोई अगर उस जमाने में बदनाम हो गया तो पकड़ा जाए उसी। मेरी जब जान छूटी, जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी और मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन की, तो फिर पॉलिटिक्स। मगर उसके सहाफ़त के साथ साथ भी आपकी सियासत साथ चलती रही। कौमी सियासत को मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या है कि उस वक्त सिंध के हुकूक के लिए तो आदमी हर वक्त लिखता रहता है ना। मार्शल लॉ के ज़माने में ज़ियाउल हक की मार्शल लॉ थी, आपको पता है कि वो जर्नलिज्म बड़ी मुश्किल थी। यानी तो उस अखबार का 8 पेज जब तक उस पर स्टेप नहीं लगता था, अखबार नहीं चाय करने देते थे। तो रात को सेंसरशिप होती थी। उस वक्त कंप्यूटर तो नहीं थे, हैंड राइट ये जो कंपोजिंग होती थी। तो हमें वो जब वो खबर कोई काटी जाती थी तो हमें वो जगह भी खाली नहीं छोड़नी पड़ती थी। उसके लिए भी बटर पेपर हम तैयार कर रखते थे कि अगर कोई खबर सेंसर हो गई है तो वहाँ हम खाली जगह पे वो खबर लगा देते थे। बड़ी मुश्किल जर्नलिज्म थी। उसी दौरान आपने सहाफ़त के से पहले अपने मुस्लिम लीग के बजाय अवामी लीग जो बंगाल की शेख मुजीब की जमात थी उसको आपने नवाबशाह में पीछे की बात करते हैं। ये 69 के एंड में काजी फैज़मत साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने राइटर्स को कहा, शेख हयात, रशीद भट्टी, तनवीर अब्बासी। मैं तो स्टूडेंट था, लेकिन काजी साहब के मोहब्बत में मैं भी अवामी लीग में शामिल हुआ। जब हमारी शेख मुजीब से मुलाकात हुई तो कई नवाबशाह हम यहाँ बाय ट्रेन गए थे। ये है 30 जून 1970 की बात। तो कई साहब ने शेख साहब को बताया कि ये नौजवान, तो उसने कहा वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मुस्लिम लीग में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम करता था, वेल डन। तो ये थी। लेकिन अब बाद में हम GSM फेडरेशन में काम करते रहे, और जब स्टूडेंट नहीं रहे तो फिर मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन कर ली, सहाफ़त और बाकी 1980 से लेकर 2003 तक मैं सहाफ़त में ही रहा हूँ। सहाफ़त और सियासत के हवाले से मज़ीद आपसे बात करेंगे, पर छोटी सी एक ब्रेक के बाद। मदद अली सिंधी साबका निगरान वफाकी वज़ीर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ सियासत, अदब और समाज और पाकिस्तान की तालीम के हवाले से मज़ीद बातें करेंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक से पहले निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद सिंधी साहब से उनकी सियासी जदोजहद के हवाले से बात हो रही थी, और वहीं से बात हम शुरू करते हैं। मदद सिंधी साहब, हम तालीम और एजुकेशन सियासत के साथ आपकी जो शागिर्दी की ज़माना था, बड़ी मुश्किलातें आपने देखी और बड़ा मुख्तलिफ कॉम्परस सियासत। इस दौरान आप 5 साल जलावतन भी हो गए, क्योंकि 13-14 केस पुलिस आपको ढूंढती
रही और पुलिस और बाकी इदारे भी आपके पीछे लगे रहे। 5 साल आप जलावतन रहे, खास करके बलूचिस्तान में भी ज़्यादा अरसा आप रहे और उस दौरान शेर मोहम्मद मरी से भी आप राब्ते में रहे और मुख्तलिफ दीगर इलाकों में भी रहे। तो ये सारी सूरत हाल किस तरह आपने जलावतनी देखी? देखिए, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं उस वक्त स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम पॉलिटिक्स करते थे तो पढ़ने पर ही बहुत जोर दिया जाता था। और ये अंडरग्राउंड वाली जो बात की आपने, तो शेर मोहम्मद मरी का मैं उस वक्त भी बहुत ही मदाह था। वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, शायर भी थे और सिंध की बलूचिस्तान की तारीख पर। तो मुझे याद है जब वो नैब को लीडरान को गिरफ्तार किया गया था तो शेर मोहम्मद मरी जो साहब जो थे, ये 73 की बात है, सिंध हाई कोर्ट, तब वो सिंध हाई कोर्ट को कहते थे सिंध बलूचिस्तान हाई कोर्ट। सिंध बलूचिस्तान हाई तो उनको जब लाया जाता था तो इतनी पुलिस और रेंजर्स होती थी। फिर मैं उनसे मिलने जाता था, 2-3 दफ़ा मिलने गया था, बड़े खौफनाक। तो उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी। जब तारिक अशरफ के साथ जेल में थे तो तारिक अशरफ को उन्होंने बताया कि तारिक साहब, एक लड़का मेरे से मिलने आता था, मुझे उससे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मैं उसका नाम फिर उसने फ़ौरन ही कहा, हाँ मदद अली सिंधी मेरे से मिलने आते थे। तो शेर मोहम्मद मरी की याददाश्त बड़ी अच्छी थी। और मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान के 2 पॉलिटिशियंस ऐसे थे जिनकी याददाश्त गज़ब की थी। एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उससे आप एक दफ़ा मिलें, फिर 5 साल के बाद मिलें, आपको कहेगा हमीद साहब क्या हाल है आपके। और यही बात शेख मुजीबुर रहमान में थी, एक दफ़ा आप उनसे मिलें, फिर आपको 5 साल के बाद बताएंगे कि भाई हमीद साहब कहाँ हैं आप। ये इनमें बड़ी खासियत थी। कौमी कारकुनों को इज़्ज़त देना भी जो है वो, मैंने कहा जाम सादिक अली से पूछा कि भाई ये आप अदीबों और शायरों से और कौमी मिलते हैं, उसने कहा ये मैं भुट्टो साहब से सीखा कि अपने हल्के अहबाब में फ़कत बड़े आदमी नहीं रखो, अपने हल्के अहबाब में जो निचले तबके के लोग हैं, शायर है, अदीब है, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी दोस्ती रखो ताकि आपको मालूमात मिल सके। तो हमने वो लोग देखे। शेर मोहम्मद मरी का अक्सर हथियारबंद जदोजहद सियासत पे यकीन होता था, उसका क्या आपने भी उसकी सियासत पे कोई असर लिया और हथियारबंद जदोजहद मैंने सियासत तो वो नहीं किया, लेकिन जनरल शेरूफ साहब बड़े प्यारे आदमी थे, लेकिन वो क्योंकि वो साथ थे जनरल शेरूफ और आखिरी दफ़ा जब हैदराबाद आए तो मैंने हैदराबाद प्रेस क्लब में उनको बुलाया भी था। और उनकी आदत ही पूरी रात बैठे रहते थे और बोलते रहते थे। तो एक दफ़ा मुझे याद है हैदराबाद में मैंने उनकी दावत की थी, तो फिर सब लोग बागे में बैठा रहा। वो सुबह 5 बजे तक बातें करते रहते। बड़े जीनियस आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। हमारे सियासत में ऐसे लोग अब हैं कहाँ। ख़ुद भुट्टो साहब बहुत पढ़ते थे, उनकी लाइब्रेरी शानदार लाइब्रेरी थी। मैं समझता हूँ कि कौमी सियासत, वली खान ने भी किताब लिखी है और ख़ुद इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में जाकर काम किया। अब पढ़ने लिखने का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब सियासतदान जो हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं पढ़ते। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र किया, मगर माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ अब ज़ियालत के दौर में उसके खिलाफ तहरीक मूवमेंट जो चली जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ, आप उसका बड़ा अच्छा बोलते रहे, उसके खिलाफ पूरी मूवमेंट करते रहे। क्या वजह थी भुट्टो के खिलाफ मूवमेंट? मैं अर्ज़ करता चलूँ कि उनकी पॉलिटिक्स थी, अब हमारी पॉलिटिक्स थी, कौमी पॉलिटिक्स, प्राउड शॉट ऑटोनॉमी के लिए। वो वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म थे और यकीनन उनके सूबे से जो मुखालफत शुरू हुई तो वो यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। लेकिन प्राउड शॉट ऑटोनॉमी का किस्सा जो था वो हमने जो उस वक्त भी किया। अब देखें ना, अब प्राउड शॉट ऑटोनॉमी की बात 18वीं तरमीम के बाद तमाम अख्तियारात सूबों को मिल गए हैं। हमने तो 73 में ये बात की कि भाई सूबों को अख्तियारात मिलने चाहिए। जो हमने 20-25 साल पहले बात की अब वो हो गई है। इस वक्त प्राउड शॉट ऑटोनॉमी के तहत आप देखें तमाम अख्तियारात सूबों के पास है। एजुकेशन भी मिनिस्ट्री अब ख़त्म होकर सूबों के पास आ गई है। क्या जिस दौर में आपने भुट्टो के खिलाफ तहरीक अलग चलाई कि वो सिंध के खिलाफ है, क्या वाकई वो सिंध के खिलाफ थे, सिंध दुश्मन की सियासत करते थे कि आपने तहरीक चलाई? नहीं, भुट्टो साहब सिंध के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि अब हमें हकीकत ही माननी चाहिए ना, हकीकत पसंद होना चाहिए। हम सिंध की प्राउड शॉट ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, वो शायद उनका ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता ये मसाइल हल होते जाएंगे। उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, हमारी कौमी पॉलिटिक्स हमारी अपनी थी। इसी वजह से वो भी सही थे, हम भी सही थे। सिंध की कौम परस्त सियासत इस वक्त आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है, तो इसकी क्या वजह है कि इतनी बड़ी स्ट्रगल जिसके आप भी हिस्सा रहे, वो आस्ता आस्ता पार्टियाँ छोटी छोटी बनती जा रही हैं, तो क्या वजह है कि इतनी बड़ी तारीख चली, वो तारीख क्यों ख़त्म होती गई? सिंध के लोग, मैंने कहा ना, तबीयतन तो वो मज़ामत पसंद है, लेकिन वोट तो फिर पीपल्स पार्टी को देते हैं ना। ये जो हमारे कौम परस्त ये ग्रुप्स हैं, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं और सिंध के हुकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ें उठाते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये ग्रुप्स होने चाहिए,
ये पार्टियां होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। सिंध की बात करते हैं और कोई सिंधी लोगों से उनको वोट तो नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो सिंध के हकूक़ की बात करते हैं। क्या आप बड़ी बात समझते है। हैं कि पाकिस्तान पीस पार्टी 15 साल से मुसलसल सिंध की हुकूमत में रही है, कोई लोगों का रोटी कपड़ा मकान मिल गया, जो लोगों के मसाइल आप समेत सबके हल हुए, या वहीं के वहीं खड़े? सर मैं अर्ज ये करता हूँ, देखें ना, पीपल्स पार्टी को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मौका दिया है, 15 साल से उनकी हुकूमतें हैं। मैं समझता हूँ कि मसाइल हल करना अब उनका काम है। ये सिंध के अवाम का बड़ा उन पर एतमाद है, तीसरी दफ़ा भी एतमाद है। ये मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की जो कंट्रीब्यूशन है उसी का ये समर है। अब इनको अवाम के मसाइल हल करने पड़ेंगे। अब देखिए एक बात है, सरकारी स्कूल जहाँ से आप और हम पढ़े हैं, हुकूमतों ने उनको अपने मंशूर से हटा दिया है। क्या वजह है कि मुझे खुद समझ में ये सरकारी बात- स्कूल जी, जी, हम जी, लोग जी। पढ़े, आज प्राइवेट स्कूल यूनिवर्सिटियाँ, भाई, आपने खुद निगरान वजीर के दौरान भी कहा कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज स्कूल बंद करनी चाहिए और मेरे अख्तियार में हो कि मैं बंद कर दूँ। क्या जनाब वो वो अख्तियार आपको नहीं मिल सके, वो क्या बंद कर देते? वो सेनेट में मुझे सवालात के जवाब देने होते थे कि वहाँ पे आपने तो जवाब मैंने दिया? ये मुझे कहा गया कि आप, तो मैंने उनको बताया कि भाई प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के अपने मसाइल हैं, सरकारी स्कूल्स के अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। तो किसी ने कहा कि पर एक कमरे में यूनिवर्सिटी है, तो मैंने कहा अगर एक कमरे में यूनिवर्सिटी है तो फिर बंद करवा देंगे। एक कमरे में कैसे स्कूल ही नहीं चल सकता है। प्राइवेट स्कूल्स भी कितने कमरों में चल रहे हैं, 2-2 कमरे। आप कराची में जाएं, लाहौर में जाएं, पेशावर में जाएं, प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल्स को आप बंद नहीं कर सकते, उनको चलने दें, लेकिन सरकारी स्कूलों की सरपरस्ती करें। देखें सरकारी स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है, प्राइवेट से भी उनके ज़्यादा है। पास प्राइवेट सेक्टर में इतनी तनख्वाह नहीं है। लेबॉर्टरी बहुत अच्छी हमारे पास है सरकारी स्कूलों ये में। पैसा चाहता है कि कहाँ है? अरबों रुपए की बजट है, सूबाई खुद मुख्तियारी जी, के जी, बाद आपने- 18वीं तरमीम का जी, पैसा तो जनाब, सूबों के पास जा रहा है। मैं- और आप मैं- वफाक वज़ीर जब मैं- तालीम मैं अर्ज निगरान कर- बने तो सिर्फ 450 स्कूल इस्लामाबाद के हमीद आपके साहब- पास कॉलेज हमीद साहब- इदारे, हमीद तो सिर्फ साहब- वफाक वज़ीर इस्लामाबाद का बच गया, बाकी सूबे अपना। हमीद साहब- तो ये कैसे निज़ाम ठीक होगा? अब मेरी अर्ज सुनते चलें। जब मैं वजीर बना तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद वैसे अभी यूनिवर्सिटीज़ और ये स्कूल्स हैं इस्लामाबाद के, तो मैं F6 कोएसार मार्केट में 2 हमारे स्कूल थे। आप समझते हैं कि वहाँ वहाँ कितनी बड़ी जो है वो। अपने वाशरूम से लेके सारे जब मैंने वाच देखा किए कि देखे। वाशरूम टूटे हुए हैं, घास आदमी खेल खत्म हो गए थे, पीटी खत्म हो गई खत्म है। हो गई। फिर मैंने कहा कि भाई ये क्या मसला है। मैंने बुलाया कि बच्चियों के स्कूल में वॉशरूम में पानी नहीं है, ये कौन हल करेगा। इसको फिर नाम दिया लीकेज का। मैंने इसको रिश्वत की नाम नहीं देता हूँ। मैंने उस वक्त ये कहा था कि भाई खुदा के वास्ते, ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि खुदा के वास्ते ये लीकेज बंद करो। यही इदारे हैं जो आपको तनख्वाह भी देते हैं और जब रिटायर्ड होंगे तो आपको ये पेंशन भी देंगे। तो खुदा के वास्ते स्कूलों की हालत बेहतर करो। बदकिस्मती यही है कि सेक्रेटरी तो जो है, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक्रेटरी तो अपने कमरे से निकलेगा भी नहीं। डीजी कॉलेज से मैं एक दफ़ा चला गया तो उनसे मैंने देखा कि मिलना बहुत मुश्किल था। नीचे नाम लिखा हो, फिर बाद ऊपर बुलाए न बुलाए उसकी। मैंने कहा भाई ये तो मुसीबत है। तो ये स्कूल टीचर्स और ये, जब उनसे मैंने पूछा कि भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, तो फंड्स कहाँ जाते हैं? फंड्स का रोना तो हमेशा रोते रहते हैं, फंड्स नहीं है, ये फंड्स एक नहीं है, अजीब जिससे बहाना काम बन पूछो, गया आपने है। भी कहते रहे, फिर मगर मैंने- ये फंड की ड्रामा है हमीद क्या साहब, फिर आखिर? मैंने ये अर्ज किया कि कम से कम मेरे दौर में 20 स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल बनाए जाएं। मैंने तमाम मुख्तसर अरसे में ऐसे 20 स्कूल मॉडल्स बनवा लिए हैं जो अगर आप विज़िट करें तो आपको महसूस होगा ये इस्लामाबाद या कराची स्कूल नहीं, लाहौर का स्कूल नहीं, पेशावर का स्कूल नहीं, जापान का कोई स्कूल है। मैंने जैसे कहा हमीद साहब ये इनको कंप्यूटर दिलावा दें, ये हमें ये काम ये करवा के दें। पैसे मत लें आप लोगों से, लोगों को कहें कि आप ये काम करके देंगे। लेकिन अगर आप NGOs को हवाले कर रहे हैं स्कूल्स, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। मदर सिद्दीकी साहब, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, मेरे ब्रेक का वक्त है। मुल्क की तालीम के हवाले से आवा का आवा बिगड़ा हुआ था। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम बता रहे हैं कि 16 ग्रेड से लेके ऊपर तक आवा का आवा बिगड़ा हुआ था, उसको ठीक करने की उन्होंने भी कोशिश की। या क्या कोशिश कर सके या वो ठीक कर सके ना, वो आप सबके सामने सूरत हाल है, मगर सारी सूरत हाल पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मदर सिद्दीकी निगरान वफाकी वज़ीर तालीम के साथ तालीम के हवाले से बात कर रहे थे। मदर सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान का जो तालीम का निसाब है वो एक ना हो सका। आपने भी कोशिश की, इलाकाई निसाब अपनी जगह, कौमी निसाब वो न बन सका। आपने बहुत सारी मीटिंगें की भी की, उस मीटिंगें कभी कोटिया, कभी लाहौर, तो कभी अब कहाँ कराची, सब चलते रहे। उस सब का नतीजा क्या निकला और किस तरह के आपको विजिट में क्या सामने आया? थोड़ी वजाहत करता चलूँ। मेरे से पहले ये तमाम सूबों ने ये फैसला किया था कि एक
निज़ाम होना चाहिए, निज़ाम होना कोर्स चाहिए। होना चाहिए। तो उसमें शायद मैं काफ़ी अच्छे से बात चल रही है ये। चल रही थी, उसमें मेरा मौक़िफ़ ये था कि हिस्ट्री के कुछ ऐसे हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये तो एक होने चाहिए, लेकिन हिस्ट्री पंजाब की अपनी है, सिंध की अपनी है, और केपी की अपनी है, बलूचिस्तान की सबका अपनी कल्चर, है, तहजीब, तमद्दुन अलग अलग अपना होनी अपना चाहिए। है। हमारे हीरोज़ अलग हैं, बलूचिस्तान सबके के अलग अलग हैं। हैं। मैं हुकूमत को ये अर्ज़ करूँगा कि खुदा के वास्ते स्कूलों की जो है वो नज़रसानी करें, उनको अपनाएं, NGOs के हवाले मत करें। जो इंसान वजीर बन जाता है उसको पर लग जाते हैं, अक्सर गर्दन में सरिया लग अल्लाह जाता ताला है। उनको- तो आपको सरिया अल्लाह लगा ताला या उन- पर लगे, किस तरह वजीर बन मुझे के पर नहीं लगे, अल्लाह उड़ते ताला थे? ने 8 बजे उड़े या वहीं खड़े मैं रहे? आपकी क्लास का आदमी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने मोटरसाइकिल पे भी रिपोर्टिंग की है। मैंने 40 साल से ज़्यादा आपने मैंने सहाफ़त 40 साल से सहाफ़त की है। मुझे पता है कि LMC की क्या हालत है, की। जिनाब सदर न्यूज़ से की क्या लेके हालत है। आखिर में खलक अखबार कौसर भट्टी की, वहाँ तक आपने सहाफ़त की। फिर बेनज़ीर भुट्टो ने बख्तावर अखबार निकाली और 40 साल का सहाफ़त का सफ़र, फिर एंकर खबरें पढ़ना, और पाकिस्तान के पहले मोहतरमा- TV जब मोहतरमा- इंडस, उसमें भी आपने मोहतरमा प्रोग्राम एक करते बड़ी रहे। जहांदीदा खातून थी, उन्होंने जब मुझे अपने अखबार में रखा तो अखबार को मैंने बड़ा सेल्ट भी किया, लेकिन वहाँ भी ऐसे मसाइल हो गए। बदकिस्मती ये कि जागीरदाराना माहौल हमारा हर जगह है, वो काम वाले आदमी को पसंद नहीं करते। आपने इसी दौरान बेनज़ीर भुट्टो से करीब होकर 97 में अखबार भी छोड़ा। फिर आप अरबाब के दौर में अरबाब रहीम CM बने, तो अरबाब के साथ आप जुड़ गए, मीडिया कोऑर्डिनेटर। वो बड़ा एक अरबाब गुलाम रहीम का दौर का तजुर्बा किस तरह? अपनी नज़रियात अपनी जगह पर काम करना है, तो अखबार में मैंने काजी अकबर के पास भी काम किया, काजी आबिद के पास भी काम किया, मोहतरमा शहीद के अखबार में भी काम किया, हिलाल में भी काम किया। वरना तो पेट फिर की मैं वजह वहाँ से, पेट और माली हालात की वजह से नजरिए आपने छोड़ने बस पड़े। नजरिया मकसद, मुझे बस एक मजदूर आदमी है ना, आपको कहाँ भी रख सकते हैं, आप कहीं भी काम कर सकते हैं। फिर मैंने ये जो है की किस तरह का तजुर्बा रहा? अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि बेनज़ीर भुट्टो और बाकी लोगों के खिलाफ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आवाज़ आती है, मदद सिंधी का किरदार है, तो वाकई आपका था मेरा किरदार काम कोई? फकत, वो भी आखिर प्रेस सेक्रेटरी तो दूसरा था, और आप पे इल्ज़ाम लगाते रहते थे मैं मुख्तलिफ तो फकत political देखता था उस काम parties। को। अब उसके बाद बाहर जो बोलता था मैं उसको तो नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। आप अगर देखें, अभी मैं जो भी कह रहा हूँ लेकिन अपनी मर्जी से कहूँगा ना, तो उस वक्त जो बाहर बोलता था उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। और उसको मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात कही भी थी कि आप लूज टॉक मत करें। अब वो ट्रेजिडी है कि ये उसने जो बातें की उसकी वजह से उसको ख़ुद भी काफ़ी भुगतना पड़ा, अभी भुगत रहा है। अरबाब रहीम की सियासत को किस तरह आप देख रहे हैं या किस तरह समझ रहे हैं? आप उनके करीबी साथियों में भी रहे। मैं साथी तो नहीं, मैं तो जैसे देखे ना, बात ये है, और तो ब्यूरोक्रेट और भी ब्यूरोक्रेट थे, मैं एक तो ब्यूरोक्रेट नहीं था ना, और भी थे ब्यूरोक्रेट, लेकिन नाम फिर मेरा ही चल रहा था। वो एक सिंधी में कहते हैं कि भरी बेड़ी में वाणियों करो, मजबूरन जो है वो मुझे गले में पड़ गई बात। और लेकिन फिर जब काम वाला आदमी है तो मुझे 7 साल फिर मैंने कल्चर डिपार्टमेंट में पीपल्स पार्टी के दौर में काम किया है। सरदार शाह के साथ आपने मिलके साहब ने काम किया, आजकल मैंने एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनको भी उनके पास काम किया, और किताबें जो सरदार हैं, शाह की तालीम की वजारत को किस तरह देख रहे हैं सिंध में? शाह साहब के पास चैलेंजेस है, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल में सिंधी नहीं पढ़ाई जाती थी, पिछले अरसे में जब वज़ीर तालीम बने तो उनकी हिम्मत से और से सरकारी प्राइवेट स्कूलों में सिंधी पढ़ाई जा रही है, और भी उनके पास चैलेंजेस है, वो काम तो कर रहे हैं। आप जब निगरान वजीर बने तो आपको किस तरह पता चला? क्या जैसे आपका पहले मैंने कहा कि बाजी में बलूचिस्तान से बड़े अच्छे मरासम रहे, क्या काकर और बाकी लोगों से कोई आपकी दोस्ती ताल्लुक पहले से था कि आपको निगरान वजीर की बात की? तो अभी मैं ऑफर मिली? अभी मैं बलूचिस्तान गया तो मैं रात को जब जा रहा था कराची बाय रोड आ रहा था लाहौर इस्लामाबाद, मुझे रोका गया कि आप नहीं जाएं, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। मैंने कहा नहीं भाई, उनको भी पता पड़ गया होगा कि कौन जा रहा है, हम फ़कीर आदमी हैं। फिर मैं कोयटा से इस्लामाबाद बाय रोड खैरियत से पहुंच गया। तो बात यह है कि काम वाला आदमी है और आपकी इज़्ज़त है तो मुआशरा आपको इज़्ज़त देता है, वो चाहे बलूचिस्तान हो चाहे पंजाब हो। पंजाब में मुझे बार बार बुलाया जाता है, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने वज़ीर तालीम की हैसियत से जो भी मुख्तसर वक्त में काम किया, आप इस्लामाबाद जाएंगे तो आपको लोग बताएंगे कि ये वज़ीर था जो हमारे पास आता था। निगरान वजीर बहुत सारे थे आपके साथ काबीना में, क्या निगरान वजीरों को इतना कोई काम प्रॉपर करने का दिया जाता था कि रुकावटें भी थी? कोई रुकावट नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। काकर साहब ने कोई भी रुकावट नहीं डाली। मैं जो भी काम कर रहा था, और मैं सच्चाई से काम कर रहा था, ईमानदारी से काम कर फिर रहा आपने था। 2 दिन पहले मुद्दत से पहले 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा वो मंजूर हो गया। टेक्निकल मसला वो क्या था कि मुझे मेरा ख्याल था कि मैं कहीं फिर जाकर कोई
आपने नौकरी करूं। कोई अप्लाई भी किया था इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जी लिए, हाँ, 22 जी हाँ, ग्रेड की जी हाँ, जी हाँ। नौकरी थी, वही जिस पे मुझे उन्होंने मुख्तलिफ कहा मीडिया था ने कि शोर भी किया कि 2 दिन पहले इस वजह से इस्तीफा दिया कि जी वो कोई जी कमिश्नर जी बनना मुझे चाह रहे हैं, वो 22 ग्रेड मुझे की वो मराहतें हासिल करनी थी। मुझे ये मराहत कोई नहीं थी, लेकिन मुझे कहा मैं क्या करूँगा जाकर भला, मिनिस्ट्री के बाद मुझे कोई तो काम करना था ना, या सिंध चला जाऊँगा। तो वो मुझे ऑफर थी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो शायद नहीं हो सकी। नहीं बन अब सकी। मैं सिंध आ गया हूँ तो सिंध में देखूंगा कोई काम कल्चर डिपार्टमेंट में मिल क्या आपका गया। वो फैसला सही था कि 2 दिन पहले इस्तीफा दे दें? मेरे ख्याल में जल्दी हो गई। जल्दी मुझे हो आना तो वैसे ही था, मैं सिंध आ जाता। बहरहाल ये जज्बाती फैसला था। जज्बाती फैसला था। तो आप समझते हैं कि मुस्तकबिल भी कोई सियासत में रोल अदा करेंगे? बात यह है कि अब मेरे पर भी स्टैम्प तो लग गया ना पॉलिटिशियन का, क्योंकि मैंने तो बरमला जब जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं करता था। करेगा। मदद सिंधी जवानी में बड़ा खूबसूरत, हैंडसम, बड़ा एक लंबा कदावर जवान, कितने इश्क किए मदद सिंधी ने? तो यकीनन मैं हुस्न परस्त भी हूँ, और राइटर जो है वो देखे ना, उसको चांद भी पसंद है, अंधेरी रातें भी पसंद है, सितारे भी पसंद है। पसंद है। अब इस इन औरतें खवातीन भी पसंद हैं। खवातीन तो अब ये है कि हुस्न जहाँ भी हो वो आदमी उसको पसंद करता है। कितने इश्क किए? इश्कों की यार छोड़े कुछ तो किया होगा दास्तान। अब लंबी तो हम होगी बूढ़े सर। हो गए हैं। सर नौजवान वो है है ना, अब सर, फिरते हैं। अभी भी हम 23 सालों में फिर- लगा सकते, 50 साल तो माइनस ही फिरते हैं करेंगे ना। मीर ख्वार कोई पूछता नहीं, साश की इज्जत सादात भी गई। आप पे कितनी बड़ा लड़कियों ने लाइन मारी, किस तरह की लाइन मारती थी? अब ये जवानी के किस्से हैं, पर कोई मैंने जवानी के किस्से भी उन अभी पर भी जवानी के किस्से ही तो हाँ, बताएंगे। जवानी के किस्से हैं, और मैंने उस पर जो भी नज़में लिखी हैं वो किताबें में मौजूद हैं। मैंने तो अपनी सारी शॉर्ट स्टोरीज में भी जिक्र कर दिया। मुझे याद है एक कहानी मैंने लिखी है, वो अपने अपने पे लिखी। ये हकीकी कहानी है, मतलब ये हकीकी कहानी, अपनी घर की कहानी है, 6 चूड़ियाँ जाकर मैंने बेची। वो बेची है। तो मैंने औरत को दिखाया कि बीवी भी काम आती है। बाकी हुस्न जो है वो तो अभी हर जगह पर है। हो सकता है मैं इस वक्त भी किसी से इश्क कर रहा हूँ, क्या पता। भाभी को पता है कि अभी भी इश्क? हाँ, उसको पता है। कितने इश्क किए हैं अंदाजा? मकसद एक है इश्क, उसको पता है इस बात क्या दूसरी शादी करने गया था? नहीं नहीं, शादी कौन करेगा ये अभी? क्यों, वजह? नहीं, शादी की उम्र है क्या कोई शादी? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे बेरोजगार हैं। बेरोजगार है। बेरोजगार निगरान वफाकी तालीम का नहीं, वजीर नहीं, भी नहीं, अपने बच्चों को रोजगार ना दिला नहीं सका। दे सकते, नहीं दिला सकते। क्या वजह थी? बस वो शायद मेरी कोताही है। आपने कहीं कोशिश की? मैंने कोशिश भी नहीं की। कोशिश भी नहीं की, कोई सिफारिश भी नहीं की बच्चों के लिए? सिफारिश मेरी अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अब सिंध में देखेंगे किसी मिनिस्टर को अर्ज करेंगे, लेकिन अब गरीबों की कौन पहचान सुनता है। आप समझते हैं कि सियासत, अदब, समाज के लिए पैसा बड़ा ज़रूरी है? बात यह है कि अब तो पैसा बहुत ज़रूरी है। अब पैसे के सिवा सियासत नहीं है। नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा मुझे काजी आबिद साहब ने बताया था कि हम कायद आज़म से मिलने आए, काजी अकबर और हम मिलने आए, तो हमें कहा गया कि जिन्ना साहब ने पूछा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या 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 काम सियासत में, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो। पॉलिटिक्स जो है वो, उनका ये ख्याल था कि जिसके पास पैसा है वो करप्शन नहीं करेगा। अब मुझे रसूल बख्श पली साहब ने एक बात बताई थी कि पहले ICS ऑफिसर होते थे, जब आपको पता है वो बड़े बड़े लोगों को लेते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब आम तो मल्क विक्टोरिया कोई ने नोट लिखा था कि आज आप सब कॉन्टिनेंट में करप्शन की इब्तिदा कर रहे हैं। तो पैसा वाकई बहुत ज़रूरी है। पैसे के साथ अब इस मुल्क में सियासत है नहीं। आप और हम जो हैं वो बात तो कर सकते हैं, पॉइंट तो उठा सकते हैं, लेकिन आपने जिंदगी में तो वही रास्ता चुना जिसमें पैसा नहीं था, साफ अदब, मेरी समाज, आइडियल सियासत खिदमत। थी। मैंने कहा ना, मुझे किसी ने कहा कि आपको पछताव है। मैंने कहा क्यों होगा, मैंने सोच समझ के एक ये राह तैयार की। शायरी में क्या पसंद है आपको? अपनी शायरी में कि कोई सुना दे अगर। दूर दूर तक राह कोई रोशन न थी, दिन के सफ़र में रास्ता ख़त्म हो जाएगा, शाम जो मंजिल बन जाएगी एक दिन तुम्हारी और मेरी। जाने दिल का शहर नगर अफसोस का है, तेरा मेरा सारा सफ़र अफसोस का है। कभी तो उसके दर पे जाके दिल खुश होता था, अब तो इस शहर का हर एक घर अफसोस का है। मेहरबानी। मदद सदी साहब के साथ बहुत सारी अहम बातें आज खरी बात में हुई हैं, और मदद सदी साहब खरे इंसान हैं जिसने खरी खरी बातें की हैं। उसने हमेशा ज़िंदगी का सफ़र, मुसलसल जदोजहद, और मदद सदी साहब के साथ हम और बहुत सारी मज़ीद बातें उनके घर पर भी करेंगे। मदद साहब आपके साथ हम चलें सर, हमारा गरीब खाना भी देख लें आप। जो आप छोटे से एक फ्लैट में रहते हैं, तो
वो भी हम कोशिश करेंगे कि आज खरी बात में हाँ, एक आप वो देख भी, भी लेकिन मेरी दिखाएं। बीवी से इंटरव्यू मत कीजिएगा, वो कहेगी इसने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज हम साबका वफाकी वज़ीर तहलीम मदद सिंधी के घर पे आए तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, घर पे देखते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सलाम क्या हाल है हमीद साहब? सर, आप कैसे खैरियत से? ठीक हैं आप? अस्सलाम मदद वालेकुम सिंधी जनाब। साहब, आज हमारे साथ मदद सिंधी साहब है, साबका वफाकी वज़ीर तहलीम, सिंध के बड़े अदीब दानिश्वर। आए तो उनसे घर पे मुलाकात भी आपसे करवाते हैं मज़ीद। आइए, वेलकम। साईं मदद सिंधी साहब, माशाल्लाह आप एक बड़ी कदावर सिंध के और मुल्क के अदब की शख्सियत है। पहले वज़ीर तहलीम निगरान हुकूमत में जी। रहे। आपका घर हैदराबाद का पाकिस्तान बनने से पहले 18 कमरों का घर मोमा पैलेस, मोमा पैलेस, जहाँ पे मैंने खुद बहुत सारी दावतें, 200-300 लोगों की दावतें भी होती थी, मैं खुद भी आता रहा। 18 कमरों के घर और क्लिफ्टन की छोटी सी एक फ्लैट जिसमें बड़ी फैमिली और ड्राइंग रूम में भी एक बड़ा बेड नज़र आ रहा है। तो एक बड़ी खुशहाल फैमिली की, पाकिस्तान बनने से भी पहले एक फैमिली, तो आज एक छोटी सी फ्लैट में किस तरह रहते हैं? बस इंसान जिस तरह भी रहे बेहतर है। आपने जिस घर का जिक्र किया मोमा पैलेस का, वो तिलकचाड़ी पे आज भी वाक़ है। आज ही वाक़ है। और वो आप जिस दावत में आए थे, वो उस वक्त के मैंने वज़ीर इत्तलात नवीद कमर की दावत की थी, ये 89 की बात है। तो वो बरामदा इतना बड़ा था कि 150 आदमी बरामदे में बैठ गए और 150 आदमी फिर आंगन में बैठ आंगन गए। में बैठे हुए थे। तो वो घर हमारा बहुत पुराना घर था। लेकिन हैदराबाद में जो झगड़े हुए, तो आपको पता है कि सिंधी उर्दू आपस सिंधी में मुहाजिर झगड़े बड़े सिंधी हुए। मुहाजिर झगड़ों में लोगों को हमारा नुकसान हुआ। अकेला घर था। अकेला घर। तो वो घर फिर, हालांकि 50 लाख का घर था, लेकिन फिर वो घर जो है वो 8 लाख में किसी ने ले लिया। 8 लाख में? 8 लाख में वो घर बिक गया। वो उसमें बर्माटे के बड़े बड़े कबर्ट और ये कमरे 3-3, 4-4, एक 3 फैमिलियाँ आराम से रह सकती थी। बहरहाल वक्त की बात है। हम फिर पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मगर बनने के बाद भी इस तरह के फसादात से कुर्बानियाँ देनी ये पड़ी मैं कि आपको समझता हूँ अपना एक घर बहुत बड़ी साजिश थी बेचना पड़ा। सिंधी हैदराबाद में, सिंधी मुहाजिर फसाद। और देखें ना, हैदराबाद शहर जो था, जब 1789 में 79 में 1879 में गुलाम शाह कलोरों ने बनाया, तो मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को लेकर आए। तो किले के सामने दोनों तरफ में शहर वही था। तो उस शहर में जो सिंधी लोग थे, उनको भी मजबूर अपने घर छोड़ने पड़े। इस तरह लतियाबाद में 3 नंबर में और दूसरे नंबर्स में मैंने महसूस किया कि नुकसान दोनों को हुआ, लेकिन सिंधी बोलने वालों के पुराने जो घर थे वो उनको छोड़ने पड़े। और ये बड़ी ट्रेजेडी मुझे याद है। मेरी वालदा वो हमेशा उस घर को याद करती थी, कहती थी कि मैं यहाँ सिविल लाइन्स में रहती हूँ, लेकिन मुझे ठंडी हवा नहीं लगती जो तिलकचाड़ी में लगती। आप उस घर में पैदा हुए थे या कि मैं गाड़ी खाता है घर में पैदा हुआ था। ये घर जो है हमने लिया था किसी तुम्हारे में, लिया होता। बहुत बड़ा घर था, खूबसूरत ऐसा घर। आपकी पैदाइश से पहले का घर था वो? ये जी उससे पहले का वालिद साहब ने लिया था, फिर भाई ने उससे वो कुछ उसमें ठीक ठाक करवाया, लेकिन बड़ा खूबसूरत घर है वो। आपका असल जो खानदानी शहर है वो 7? वो हमारे जो है वालिदा का 7 शरीफ है। वालिद साहब जो जैसे ये गुलाम शाह ने शहर बनाया, तो जो जिन लोगों को लेकर आए, तो हमारे वालिद साहब वाले उनके बड़े, उनको भी आकर शहर, उसने हर वो शहर, आपको पता है इस्लामाबाद शहर बना तो तभी अभी वो कॉलोनी है, लेकिन हैदराबाद शहर को मियाँ गुलाम शाह ने ऐसा खूबसूरत बनाया जिसकी कोई इंतजार नहीं। लोग अक्सर वज़ीर बनते हैं या मुख्तलिफ ज़िंदगी के अतवार में गुजारते हैं। आप अखबार एडिटर भी रहे, बहुत सारे CM हाउस में भी रहे, बड़ी जगहों पे, तो बड़े पैसे कमाते हैं। तो एक छोटी सी फ्लैट में रहते हैं, कोई एहसास कमतरी होती है? मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं आइडिया होता है कि लग्जरी फ्लैट, लग्जरी बंगले, सब ये क्या है कि मैं मेहनत करता हूँ और नंबर 2 की कमाई में मेरा यकीन नहीं है। किसी बात पे पछताव नहीं है, क्योंकि इंसान जो भी जिस हाल में देखे। मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर भी रहा हूँ, मैंने कौमी तहरीक में भी काम किया है, जेलों में भी रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा हूँ। और मसला ये है कि सहाफ़त में हमने जो सहाफ़त उस वक्त शुरू की, वो एक बहुत आइडियल किस्म की सहाफ़त थी। बहुत फ़र्क है। और मेरे पास जो लोगों ने जिन्होंने काम किया, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए, लेकिन मुझे कोई पछताव नहीं है। इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, और मेरे अपने आइडियल्स हैं, और मैं अपने आइडियल से, मैं ये तकलीफ़ में यकीनन मेरी फैमिली भी मुझे
कभी कभी ताना देते हैं कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। खास करके भाभी हाँ, बोलती वो हैं कि कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए अभी कुछ आप नहीं वजीर किया, भी रहे 8-9 वजीर भी महीने, रहे, तो आप फिर भी अखबार कैसे के एडिटर भी नहीं ले रहे, सके? सीएम हाउस के सीएम के पास काम किया है, हिलाल पाकिस्तान जैसे अखबार में भी काम किया है, वेज बोर्ड में, वहाँ भी आपने उसूलों की बुनियाद पे मैंने इस्तीफ़ा दी थी। मुझे कहा कि 60 लोगों को नौकरी से निकाल दो, मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा। और उस वक्त वो हिलाल पाकिस्तान वाहिद पाकिस्तान की वेज बोर्ड अखबार थी। 91 में मेरे नायब कासिद की तनख्वाह 12,000 थी, प्लस उसको हेल्थ और घर का किराया भी हम देते थे। अली अहमद बरई साहब ने आपको निकाला? जी, मुझे कहा कि लोगों को 50-60 लोग, मैंने कहा मैं नहीं निकालूंगा। बड़े अदीब थे, दानिश्वर थे, फिर क्या बस वो कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा वो उसने क्यों किया। अब वो अखबार फिर किसी और को, यूनियन को भेज दी, यूनियन ने किसी और को भेज दी, अब वो अखबार डमी होगी। लेकिन अगर वेज बोर्ड की अखबार वो चलती रहती हिलाल पाकिस्तान, तो सिंधी सहाफ़ी जो है भूख न मरते। हैदराबाद की सलीमा मुमताज़ कुरैशी मदर सिंधी के बड़े भाई और उनके वालिद साहब ने कैसर सलीमा हैदराबाद में बनाई, और बम्बीर सलीमा कराची में हाकिम अली जरदारी मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के वालिद साहब ने बनाई। बिलावल उसके ये सामने रास्ता मौजूद है, यहाँ से सदर पाकिस्तान भी जाते हैं। मदर सिंधी साहब आप छोटी सी फ्लैट में रहते हैं, ये फ्लैट भी तब खरीदी गई जब कैसर सिनेमा का बेचा गया, उसके हिस्से में आपको 16 लाख रुपये मिले। उस वक्त आपने कलेक्शन में 8 लाख में सिनेमा खरीदा। इस बिलावल की अरबों की प्रॉपर्टी जिस तरफ आप देख रहे हैं, रास्ता उस तरफ जाते हुए इस बालकोनी से आपको कोई एहसास मौजूद होती है कि साथ ही बम्बीर सिनेमा के मालकान अरबपति बन के, बिलावल हाउस बन के, आप पूरे पाकिस्तान में जायदाद है, मदर सिंधी 100 किताबों के राइटर, वो छोटी फ्लैट में इस बालकोनी में यहाँ पे खड़े होते हुए क्या महसूस करते हैं? क्या मुझे कोई एहसास मेरों में नहीं होती, क्योंकि मैंने जो कौमी तहरीक का रास्ता मुंतखब किया वो मैंने जानबूझ के किया था, सिंध के हुकूक के लिए, वन यूनिट के तोड़ाने के लिए। कौमी तहरीक का मैंने बड़ा सफ़र किया, जिसमें से मेरे घर वालों ने सफ़र किया, मेरे वालिद साहब को भी गिरफ़्तार किया गया था, और हमारा घर कौमी तहरीक GSN तहरीक का मरकज़ था। हाँ जनाब, मुझे कोई भी एहसास महरूम में नहीं है, क्योंकि मैंने सिंध की कौमी तहरीक में जो भी किरदार अदा किया, मैंने सोच समझ के अपनी राह अख्तियार की थी, और मुझे पता था कि कौमी तहरीक की राह बड़ी मुश्किल है, इसमें मुश्किलात तो आती हैं, किसी भी तो मुझे कोई भी इसमें पछतावा नहीं है। सिंध के हुकूक के लिए, वन यूनिट तोड़ाने के लिए, सिंध के सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 73 के आइन में उस वक्त ये बात नहीं थी, तो हमने मुखालफत की थी। हमने कहा था कि भाई प्रोविंस को सूबाई खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए, तो जो राह अख्तियार करे आदमी उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी हूँ, वहाँ से मुझे रस्टिकेट भी किया गया था, मुख्तलिफ झूठे केसों में मुलविस किया गया था, 30-40 केस थे मेरे पर। लेकिन जब 1980 मैंने साहब अख्तियार की, तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, कौमी तहरीक को। खैर मुझे स्टूडेंट नहीं था, तो सहाफ़त भी मैंने 30 साल काम किया है। आपको पता है कि काफ़ी लोग, हमारे पास नर्सरी थी सिंध न्यूज़ अखबार, जिसमें लोगों को सिखाते थे। अब तो लोग वो है ही नहीं जो सिखाते हैं। मुझे कोई पछतावा नहीं है। बाकी ये है कि ये मुश्किल सफ़र तो है, उसमें आदमी ख़ुद भी सफ़र करता है और फैमिली भी सफ़र करती है। हो सकता है कि मेरी फैमिली से आप इंटरव्यू करें, वो कहें कि हम सेटिस्फाई नहीं हैं। कैसर सिनेमा, बम्बीर सिनेमा के दौर में आपके पास भी खुली जेब होती थी, आपकी फैमिली के पास, और ख़ुद आसिफ जरदारी उनकी फैमिली के पास भी हैदराबाद में खुली जेब होती थी। ये सब कुछ किस तरह मिक्सअप हो रहा है? बस ये हर आदमी की अपनी राह है। जरदारी साहब ने भी मेहनत तो की है, उसमें जहाँ मंजिल पे पहुँचा है। पीपल्स पार्टी को उसने जब मोहतरमा की शहादत के बाद उसने पीपल्स पार्टी को तो संभाला है, और हर आदमी की अपनी किस्मत है, और मैं समझता हूँ कि हमें किसी पर भी तनकीद नहीं करनी चाहिए सिलसिले में। बिलावल हाउस की तरफ से कोई आपको पेशकश है कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने या कोई? नहीं, बिलावल हाउस से मेरी ऐसा कोई रब्ता नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उनके हुकूमतों में मैंने काम किया है। मैं बख्तावर में, बीबी साहिबा ने मुझे अपनी अखबार का चीफ एडिटर किया था बख्तावर में, मैंने वहाँ भी काम किया है, और अभी 6 साल मैंने कल्चर डिपार्टमेंट में काम किया सरदार शाह के साथ, रिसर्चर के तौर पर। और ये भी मुझे जो है वज़ीर तहलीम मुंतखब किया, मेरे ईमानदारी और मेरे खिदमत के एवज़ मुझे मुंतखब किया गया। मदर सिंधी साहब क्या शौक़ से बनाते हैं? तो इस वक्त आप चाय बना रहे हैं। मैं चाय भी बनाता हूँ, मैं बिरयानी भी बना सकता हूँ, कौरमा भी बना सकता हूँ। और किस तरह की बिरयानी अच्छी बनाते हैं? बिरयानी में क्या क्या डालते हैं? बेसिकली किस ज़माने में सिंधी बिरयानी जो बनती थी वो तो बंद हो गई है, मसाले वाली बिरयानी चल रही है। तो ये क्या फ़र्क है सिंधी बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, सिंधी बिरयानी ये था कि उसमें बेसिकली क्या है, सिंधी पुलाव जो है वो मिक्स बनता है, और दूसरा एक बनता था चावल अलग और गोश्त अलग उसके ऊपर रखते थे,
और तीसरा पसादार पुलाव जिसको कहते थे, जिसको अभी बिरयानी का नाम दिया गया बिरयानी है। का नाम लेकिन उसमें हाथ के मसाले पड़ते थे। हाथ के मसाले ये अभी तो हाथ के मसाले नहीं निकल नहीं, गए, अब वो तो सब बन बने बनाए डब्बा पैक डब्बा पैक हो गया वो गया। जो लेकिन वो हाथ वाला जो मसाला है उसकी बिरयानी का बिल्कुल मज़ा नहीं। और जो मैंने सिंधी आपको बताया कि चावल अलग और गोश्त अलग, वो भी बंद हो गया है। चाय किस तरह बनाते हैं? चाय जो है पकाते मैं हैं मिक्स क्या? बनाता हूँ, बनाते मिक्स बनाता हूँ। खुद अपने लेकिन हाथ मैं की- किसी ज़माने में चाय अच्छी पीता था, वो ऑल ग्रे टी, वो पहले 200 रुपये थी, अब 2000 में भी नहीं मिलती। 2000 की नहीं मिलती। भाभी के हाथों की चाय अच्छी बनती बहुत बनती अच्छी या बनती। अपने हाथों नहीं, उनके हाथ की अच्छी के बनती। हाथों की? मैं भाभी तो के- इमरजेंसी भाभी के हाथों के क्या खाने अच्छे लगते हैं? उनका कौरमा अच्छा बनाती हैं, बिरयानी अच्छी बनाती हैं, और सिंधी सेल जो गोश्त है वो भी अच्छा वो बनाती गोश्त अच्छा बनाती है। फ्रूट ज़्यादा खाते हैं? फ्रूट बस बच्चे खाते खाते हैं, तो उसी वजह से बस और ये मैं मैंगो कम भी- खाता हूँ। मैंगोज भी मौजूद हैं? मैंगोज का मैंगो दोस्त क्या शौक से भेजते खाते हैं, हैं? कोई दोस्त भेजते हैं तो वो खा लेते हैं। शौक से खाते हैं? हाँ वैसे तो मैंगो को अक्सर लोग काट के खाते हैं, कोई चम्मच से खाते हैं, नहीं, कोई नहीं, मैं- यूं मुंह में डाल के मैं कोई वैसे भी यूं खाते खाता हैं, हूँ तो और किस काट तरह? के भी खाता तो हूँ। मैंगो खाना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आप यूं खा रहे हैं, कपड़े भी खराब हो रहे हैं और क्या मेरा बहरहाल बेहतर ही है कि वो काट के खाए। काट के खाया जाए। तो काफ़ी लोग असल में देखें कि चावल के साथ, सफ़ेद चावल जी के हाँ साथ जी हाँ, बड़ा मैं भी शौक खाता से हूँ खाते हैं। चावल, और उसके साथ जो है क्योंकि मैंगो आम, का ज़्यादा मीठा इस्तेमाल आम और होता है। चावल और दाल जो है। आजकल मेरा मैंगो का पसंदीदा सीज़न है, कौन सा मैंगो आपको अच्छा लगता है इसमें से? अच्छा मैंगो सिंदरी सबसे अच्छा है, सिंदरी अच्छा लगता है। चौंसा भी अच्छा है। फ्रूट में ज़्यादा क्या खाते हैं? फ्रूट में मुझे ज़्यादा बस कोई चीज़ ऐसी ख़ास पसंद नहीं है, जो मिल जाए। जो मिल जाए। मदर सिद्दीकी साहब, आप पाकिस्तान की तारीख पे बड़ा काम कर रहे हैं और सिंध की हिस्ट्री तो स्पेशली बहुत आपने लिखी है, और ये कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किताब भी छपवाया गया और सिंध आर्काइव्स में मौजूद है। यहाँ पे आपने काफ़ी अरसा रहे और यहाँ पे रिसर्च के तौर पे इस दफ्तर में बैठ के काम करते रहे। तो क्या वजह है इतनी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, तस्वीरें आपने लगवाई, इतना बड़ा काम किया, ये पूरी पाकिस्तान की बनने से पहले की एक तहरीक है, उसकी पूरी हिस्ट्री पिक्चर के थ्रू नज़र आ रही है, जो ये किताबें भी मौजूद है। अभी साहब बेसिकली मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और मुझे बहुत दिलचस्पी रही है। तो यहाँ कुछ पहले नहीं था, तो मैंने ये सजेशन दी थी कि इसको जो है वो तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है वो तस्वीर लगनी चाहिए। तो ये तस्वीर न फ़कत यहाँ मेरी पर्सनल कलेक्शन भी इसमें काफ़ी शामिल है, लेकिन एक मेरी पर्सनल कलेक्शन हैदराबाद में मुखी हाउस में मेरे फ़ोटोज़ हैं, मैंने उनको डोनेट किए थे, जो वहाँ लगे हुए हैं। और ये किताब जो मैंने छापी है विजुअल हिस्ट्री ऑफ सिंध, इसमें कम से कम 100 साल की तस्वीर जो है, ये मेरी पर्सनल सारी कलेक्शन है, मौजूद हैं। जैसे ये मिर्ज़ा कलीज बेग जवान हैं, ये बैठे हैं। इस किस्म के सिंध की वो ये जो कदीम मीर ये फैमिलीज़ की तस्वीर हैं, और ये मिर्ज़ा कलीज बेग की जवानी की तस्वीरें हैं। ये मेरी पर्सनल कलेक्शन है। मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे मैंने कोई भी रॉयल्टी वायल्टी नहीं, मैंने कहा भाई ये चीज़ आनी चाहिए, नहीं तो तस्वीरें गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब ये इसका पिक्चर मबनी किताब है। हाँ, पिक्टोरियल ये पहले कभी शायद नहीं हुआ। जैसे ये पीर पगारों की तस्वीर देखें, रेयर तस्वीर है। ये 1938 अक्टूबर में जब कायद आज़म कराची आए, तो ये कायद आज़म हैं सर अब्दुल्ला हारून, सर ग़ुलाम हसन हिदायतुल्लाह, GM सैयद, पीर अली मोहम्मद राशिदी, ये हाशिम गजर तकीरें कर रहे हैं। तो जैसे ये हैदराबाद में मोहम्मद अली शाह जामोद की तस्वीर है। क्या वजह है कि खास करके पाकिस्तान की तारीख में हम बड़ी अब देखें ये बेनज़ीर तरफ से आगे पीछे हाथ लगा ये के उल्टा सीधा करने वजह क्या है उसकी? छोटी हैं, बच्ची हैं, तो अपने फादर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खड़ी हैं, वो बीमार थे। हाँ, तो ये तस्वीर सारी मेरी पर्सनल कलेक्शन थी, तो इनको मैंने शाये किया है। ये भुट्टो साहब ने 73 में मोहनजोदड़ो पे ये शेख मुजीब को जब गिरफ़्तार करके कराची लाए थे, तो ये तस्वीर है। सो ऐसी तस्वीरें काफ़ी महफूज हो गई हैं, तो इस पर मैंने हिस्ट्री पूरी इस पर लिख दी है। और इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान में सिंध का जो किरदार था, उस पर भी मैंने एक किताब जो है वो PhD की किसी और ने की थी, वो मैंने शाये की है। और उसके साथ 8 मार्च को जो रेजोल्यूशन बहाल हुआ था, वो मुकम्मल रेजोल्यूशन, उसकी तायद में GM सैयद ने और उसकी मुखालफत में जो तकीरें हुई हैं, वो भी किताब में मौजूद है। तो तारीख़ हमारे पास बिखरी पड़ी है, उस तारीख़ को मरतब करना हमारा काम है, और कम से कम माजी करीब की जो तारीख़ है उस पर लिखना बहुत ज़रूरी है। आप समझते हैं कि आगे भी आप मुस्तक़बिल में जैसे तरह मैंने अल्लामा आया काजी वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी के, और ये पाकिस्तान का पहला न्यू कैंपस उन्होंने बनाया।
उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन अल्लामा आया काजी के बड़े, उनकी ज़िंदगी पे मैंने किताब लिखी है 600 पेजेस की। शेख हयात पे लिखी है मैंने। हशू केवल रहमानी एक नेशनलिस्ट थे 1942 में, उनकी ज़िंदगी पे किताब लिखी है। अब जितना मुझसे हो सकता है मैं लिखता हूँ, औरों को भी काम करना चाहिए। आने वाले प्रोग्राम तक के अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह वाई।